Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 16 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज क्योंकि सैटरडे है इसलिए इसमें बिजनेस सेक्शन नहीं आया है, इस वजह से हमारे आर्टिकल थोड़े से कम होंगे आज की डेट में कवर, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम उनको कवर करेंगे। और साथ के साथ मैं न्यूज़पेपर में ये भी बताऊंगा कि जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो हमारे जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें कौन से जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 जो भी होगा मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूँगा, क्योंकि मेन मोटिव हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या होता है कि हमें खबरें भी मिलती रहे और साथ के साथ हम उन खबरों को अपनी जो सिलेबस है उनसे रिलेट कर पाए। हमारा मेन मोटिव यही होता है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा मैं आपको ऑफ द टॉपिक पढ़ाऊंगा चीज़, जो कि 2 मिलिटेरियंस बिहाइंड रीसेंट सिविलियंस डेथ किल्ड पुलिस। अब आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जब से धारा 370 लगी है तब से वहाँ पे जो कुछ सिविलियंस हैं उनकी वहाँ पर डेथ देखने के लिए मिल रही है। क्या होता है ना कि जो मिलिट्री और जो सिविलियंस होते हैं इनमें आपस में बहुत फ्रिक्शंस होती हैं, जिनके चलते आपस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मारपीट करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे मिलिटेरियन पाए गए हैं जो कि दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वो हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। तो इस पर पूरी रिपोर्ट मतलब अभी सबमिट की गई है और उन दोनों लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया गया। अभी यहाँ पूछताछ चल रही है कि और उनके साथ कौन कौन से लोग शामिल है जो हमारे इंडिया के सिविलियंस को वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब जान से मार रहे हैं। मतलब मारने का मतलब ये नहीं दंगे वगैरह करें, इवन शूट एट आउट कर देते हैं ये लोग सीधा सीधा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आर्टिकल थी, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा क्योंकि जेएनके में अभी धारा 370 का अभी रिसेंटली मुद्दा उठा है, तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं इन पर भी आपको चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस डेथ अप टू इन द पेंडेमिक डब्ल्यूएचओ। दोस्तों पहले तो ये समझो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसे आप जानते हैं जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, तो यूएन जो है इसको फॉर्म किया गया था ताकि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो यूएन के ना कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बेसिकली अपने अपने टारगेट्स को अचीव करने पर फोकस करता है। जैसे आपने देखा क्लाइमेट एक्शन को लेकर UNFCCC बनाया गया, इसी तरह से जो हमारे हेल्थ के इशूज़ हैं उनके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है कि जितनी भी दुनिया भर में पैंडेमिक जो चीज़ें होती है, पैंडेमिक चीज़ों को मतलब है कि कोई अगर मान लो सर्दी खांसी जुकाम वायरल कोई ऐसा वायरल फीवर फैलता है या कोई भी ऐसी वायरल चीज़ फैलती है जैसे कोविड था, तो इसके लिए कौन मेन अथॉरिटी था जो ये बताएगा सभी देशों को, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सुप्रीम अथॉरिटी है कि ये हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो WHO उसके बारे में बताएगा आपको। ठीक है, तो WHO ने भी क्या बोला, इसने अपनी रिसर्च अभी कंडक्ट की तो इसने ये पाया कि कोविड-19 से पहले जो ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस थे, जो डेथ के केसेस और एक्टिव केसेस थे वो थोड़े कम थे। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के पैंडेमिक हमारे यहाँ पर शुरू होता है तो पिछले 2 साल के अंदर जो टीबी के जो केसेस हैं वो सडनली बढ़ते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि हमारा मेन फोकस और प्राइम फोकस कोविड-19 पेशेंट्स पर था और हमने ट्यूबरक्लोसिस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। और सिर्फ हमने नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल कंट्री की यहाँ पर बात की जा रही है, किसी ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते जो टीबी की जो डेथ केसेस हैं और जो टीबी के एक्टिव केसेस हैं वो ग्लोबल सिनेरियो पे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। तो इनकी जो रिपोर्ट है 2021 उसके अनुसार यहाँ पर बोला है कि इंडिया के अंदर लगभग 41% जो है हमारे यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस के केस है उनके अंदर बढ़ोतरी देखी गई। इंडोनेशिया के अंदर 40% की बढ़ोतरी देखी गई, फिलीपींस के अंदर 12% की, चाइना के अंदर 8% की, और बाकी कंट्रीज के अंदर जो नॉमिनल इशूज होता है उनके हिसाब से यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई। अब बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है ना कि सडनली डेथ के केसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब आप ये देखोगे कि एक इंसान अभी थोड़ी देर पहले सही था बट लंग्स में ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि 2 दिन बाद लंग्स ही नहीं रहे उसके बॉडी के अंदर, पूरे डैमेज हो गए या पूरे गल गए सड़ गए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यही बोला गया, फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि कोविड-19 में हमने अपना पूरा फोकस कोविड-19 में कर दिया है, जिसके चलते ट्यूबरक्लोसिस के केस यहाँ पर बढ़ गए। दोस्तों यहाँ से हमें सीखना क्या चाहिए? दोस्तों हमें सीखना ये चाहिए कि हमें अपने पास हर चीज़ के लिए हर सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर ये है कि कोविड आ गया तो इट डजंट मीन कि आपका पूरा फोकस कोविड पे आ जाए, आपके लिए बाकी जो पेशेंट्स है वो भी एक पेशेंट है, उन पर भी उतना ही फोकस करना है जितना हमें कोविड-19 पेशेंट्स पर फोकस करना है। तो इससे ये समझ आया कि हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बिल्डअप करना चाहिए, जिससे कि जो अभी हमने देखा इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल कोलैप्स हो गए, ऐसे सिचुएशन कहीं देखने के लिए ना मिले। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है कि दुर्गा पूजा में जो बांग्लादेश है वहाँ पर एक वायलेंस देखने के लिए मिला, एक दूसरे के ऊपर पंडाल्स में अटैक किए गए, क्योंकि दुर्गा पूजा एक बहुत बड़े लेवल की पूजा होती है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर होती है। और इवन ये अब क्योंकि देखो ये इंडिया का ही तो पार्ट था ना, ये बांग्लादेश अगर हम देखें तो वहाँ भी इस पूजा को कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस पूजा के अंदर क्या हुआ
कि जो पंडाल्स होते हैं उनके अंदर आपस में भिड़ंत यानी अटैक हो गए, जैसे हमारे नहीं जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं उस टाइप के वहाँ पर अटैक हो गए। तो यहाँ पर जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख हसीना, उन्होंने ये कहा है कि जो ये वायलेंस हुआ है इसके लेकर बाकायदा हम कमेटी बनाएंगे और ये पता लगाएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस वायलेंस को भड़काया, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की डेथ हुई, काफ़ी लोग इसमें इंजर्ड हुए। दोस्तों पूजा पाठ की चीज़ों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर एक ये बंदा भी बोल देना यहाँ बम है तो ऐसी अफरा तफरी मच जाती है। तो ऐसे में इन सिचुएशन को लेकर बाकायदा प्रॉपर यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये किन के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया मुडुमाली टाइगर। अब ये मुडुमाली टाइगर क्या है, बेसिकली ये टाइगर अभी क्या था कि जो हमारा रेजिडेंशियल इलाका होता है इसके अंदर ये बहुत घूम रहा था, जिसके चलते इसने 2-3 लोगों पर हमला भी किया था, जानलेवा हमला, जिसमें 2 की डेथ भी हो गई थी। तो फाइनली इसको 22 दिन बाद इसको रेस्क्यू करके इसको पकड़ लिया गया है और अब इसको जो है यहाँ पर जो हमारे जो भी कह सकते हो जो हमारे हॉटस्पॉट इलाके हैं या जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनके अंदर इसको छोड़ दिया जाएगा। बट ये काफ़ी टाइम बाद इसका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा सका है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जैसे हॉटस्पॉट भारत के अंदर कितने हॉटस्पॉट इलाके हैं और वो किन किन स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, आप गूगल करके मुझे बताइए, क्योंकि जब आप गूगल करके टाइप करते हो तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 ये तो पूरा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है, इसको कवर नहीं करेंगे। पेज नंबर 3 में भी ये थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है कि ड्यू की 3rd कट ऑफ आ गई है जो कि कल ही रिलीज़ हो गई थी, इसके बारे में यहाँ पर बोला गया, तो कोई खास चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ पेज है इसमें भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। 5th केस यहाँ भी कोई ज़्यादा खास सिचुएशन नहीं है, बट एक छोटी सी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ कवर करना चाहूँगा। देखो क्या है, आप जानते हैं कि अभी जो कोल है, कोल की क्राइसिस चल रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, नॉट फॉर ओनली इंडिया, कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोल की क्राइसिस चल रही है। अब इन क्राइसिस से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमारे यहाँ पर सोलर पैनल जो है, सोलर प्लांट्स खूब सारे लगाए जाएँ तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी कोल को लेकर है बिजली बनाने में, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों मतलब एक तरफ मुझे बताते हुए ये भी लग रहा है कि इंडिया में कोल की शॉर्टेज चल रही है और एक तरफ बताते हुए खुशी भी हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम काफ़ी आगे हैं। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे मैं आपको रमेश सिंह के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी एडवांस में बता देता हूं कि क्या है कि हमारे यहाँ पर ना जो सोलर एनर्जी है उसको लेकर वर्ल्ड में भारत पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत पहले नंबर पर आता है सोलर एनर्जी के मामले। सबसे बड़ा सोलर प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो हमारे राजस्थान के कांडला में स्थित है। राजस्थान में कांडला जो है वो एक सिटी का नाम है, वहाँ पर पूरा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, वहाँ रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, वहाँ पूरे में इतने ज़्यादा सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं और गोवा के अंदर तो इतने सोलर प्लांट लगाए गए हैं कि गोवा का पूरा एयरपोर्ट जो है उसका बिजली का बिल जीरो आता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट से वो बिजली ही नहीं लेता, वो पूरे सोलर पैनल लगा लगा के उनसे बिजली बनाते हैं और उसी बिजली का वो यूज़ अपने एयरपोर्ट के अंदर करते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कड़ी को बहुत आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर जो सेंटर है केरला क्या कह रही है कि हम आने वाले समय के अंदर हाइडल स्टेशन को बहुत ज़्यादा लगाएंगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो बिजली है उसकी जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके चलते क्या है कि केरला सरकार ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले समय के अंदर हम खूब सारे हाइडल स्टेशन लगाएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट जैसे होता है ना, जिनसे हम बिजली वगैरह बनाते हैं कोयले को जला जला के, तो हम ऐसे प्लांट से स्टेशन को ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे जिससे कि स्टेट की जो मेन कैपेसिटी है, जो जनरेशन के लिए पावर चाहिए होती है, वो जनरेशन हम खुद कर पाए, बजाय कि किसी से उसे हम खरीदें। बट देखो मुझे लगता है ये कोई सही सोल्यूशन नहीं है। इसका सही सोल्यूशन क्या है कि अगर गवर्नमेंट हर घर में ये मैंडेटरी कर दे कि जो सोलर पावर प्लांट है वो आपको अपनी छत पे लगाना बिल्कुल मैंडेटरी और ज़रूरी है, और जो सोलर पैनल्स है उनको सब्सिडाइज रेट पर हर घरों के अंदर प्रोवाइड कराए जाए, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हम ये कह सकते हैं कि घरों के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे लाइट हो गया, पंखा हो गया और एक आधे और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल से चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कोल की डिपेंडेंसी है और जो कोल का बर्निंग है, जैसे पॉल्यूशन भी फैलता है, कोल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर बनाए, और अब हमें इन रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने से न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे होंगे कि जो नेचुरल क्लाइमेट है, वो नेचुरल एक्शन जो है वो चीज़ें बदलती जा रही हैं। पूरा जो क्लाइमेट है वो हमारा पॉल्यूशन की वजह से खराब हो गया। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, बट इसके सारे मैंने आपको 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडिटोरियल सेक्शन आता है। अब एडिटोरियल सेक्शन में आप फिलहाल 3 एडिटोरियल है, बट मैं आज 2 ही कवर करूँगा, क्योंकि तीसरा कुछ खास नहीं है। जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का है ना, तो ये कोई खास नहीं, सॉरी 4 आर्टिकल 4 एडिटोरियल है, बट मैं 3 कवर करूँगा। इसको नहीं कवर करा कोविड-19 को, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर हम बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं,
सेम चीज़ें यहाँ रिपीट की गई हैं। देखो ये हमारे जो शशि थरूर हैं, इन्होंने क्या किया है, थरूर नॉट थरूर, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, शशि थरूर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आर्टिकल में ये बताया कि जो बॉलीवुड है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है हम सीधा बॉलीवुड पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इन्होंने बॉलीवुड की तारीफ करते हुए ये बोला है, तारीफ मतलब उनकी साइड लेते हुए बोला है कि देखो हर चीज़ में ना आप बॉलीवुड मत घुसाओ। कोई भी दंगे वगैरह होते हैं, आप कहते हो नहीं बॉलीवुड में ये मूवीज़ में ये सीन आया था जिसके चलते दंगे वगैरह बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड की मूवीज सिर्फ आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है, ना कि वो भड़काने की कोशिश करती है। मुझे याद है अभी हमारे यहाँ पर एक मूवी आई थी जिसमें परेश रावल ने क्या किया था, उसकी दुकान टूट गई थी, आपको वो मूवी पता भी होगी, आई थिंक ओ माई गॉड कुछ ऐसे मूवी का नाम था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, आप मुझे बताना एक बार। तो परेश रावल ने क्या किया था उस मूवी के अंदर कि भगवान के ऊपर केस किया था, मंदिरों के ऊपर केस किया था, और कहा था मेरी दुकान जो है वो नेचुरल कैलेमिटी से टूटी है और इसका जो खामियाजा है वो इंश्योरेंस कंपनी ना तो दे नहीं रही है, तो अभी मंदिर मुझे देंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि पृथ्वी पर जो भी प्रलय वगैरह हुई उसकी जिम्मेदार हम होंगे। तो देखो उस मूवी को जब लॉन्च किया था, जानते हो कई सारे हिंदू मुस्लिम वगैरह उस मूवी के अगेंस्ट में आ गए कि यहाँ पर धर्म विरोधी बातें बोलेगी। मैं पूछता हूँ वहाँ धर्म विरोधी बात क्या बोलेगी, वहाँ आपको ग्राउंड रियलिटी बताई जा रही है, वहाँ तो कोई दंगे भड़काने वाली बात नहीं है। लेकिन जो दंगे भड़काने वाले लोग होते हैं वो उसको बेस बना के दंगे भड़काने में बहुत मददगार साबित होता है। तो इन्होंने बॉलीवुड को ये बोला है कि बॉलीवुड आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, ना कि वो दंगे भड़काने में काम करती है। तो ये इनका पूरा आर्टिकल था, जो मुझे लगा हाँ काफ़ी हद तक जो इन्होंने बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पर मैं इनके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज क्योंकि आज के में बॉलीवुड ने ही सबसे ज़्यादा गंद फैलाई हुई है। गंद इन द सेंस कि आजकल जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर एज के हैं, उनको बॉलीवुड ही खराब कर रहा है। कैसे कि जो आजकल आप देख रहे हो जिस तरह के बोल्ड सीन्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, बट जो जब वो डेली बेसिस पर मूवीज़ में ये चीज़ें देखते हैं तो उनको लगता है ये चीज़ें आम चीज़ें हैं। फिर वो भी जब इन चीज़ों को करते हैं तो वो एक क्राइम बन के निकल जाता है, वो एक रेप केस बन के निकल जाता है। तो देखो एक लेवल तक तो बॉलीवुड बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड आजकल जो चीज़ें हो रही हैं वो वल्गर चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी रोक लगाना जरूरी, जो कि शशि थरूर ने अपने इस आर्टिकल में कवर नहीं किया है, बट मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, ट्रैकलिंग टेरर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब से हमारे यहाँ पर तख्ता पलट यानी धारा 370 को रिमूव किया है, तब से वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर जो JNK में आप जानते हो ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। अब वहाँ पे जो सिख हैं और जो हिंदू है वो माइनॉरिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब उनकी जो संख्या है वो कम पाई जाती है। तो क्या होता है जो मुस्लिम लोग हैं वो उन पर डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं ये जो स्टेट है JNK का, ये बेसिकली मुस्लिमों का स्टेट है। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कि अगर मैं हिंदू तो मुस्लिम के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम फ्रेंड है, तो ऐसा नहीं कि हमारे कोई फ्रेंड मुस्लिम नहीं है या हमें मुस्लिमों से दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भारत के एक नागरिक है, उनका जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार उस देश पर उनका भी है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका भी भारत में कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बढ़ा रहा है। अगर हम ये जात पात को लेकर बात करते तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ना तो हम प्रेसिडेंट बनाते, ना उनको हम अपने आइडियल बनाते। वो मेरे खुद के भी आइडियल है, जबकि वो मुस्लिम है। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुस्लिम है या हिंदू है, मुझे फर्क पड़ता है क्या वो हमारे देश का नागरिक है, क्या वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ से फ़र्क आपको पड़ना चाहिए। बट JNK में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदू हो गया और जो सिख हैं, इनके ऊपर वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो है ये पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर हिंदू जैसे एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। और जब से धारा 370 लगी तब से थोड़ी सी इन चीज़ों में अंदर कंट्रोल देखा गया है, बट अभी भी जो सिचुएशन है वो हैंडल नहीं हो पा रही। ये पूरा आर्टिकल उस पर बेस्ड है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको अपने लेवल पर बताता हूँ कि आप सभी लोगों को भी कभी भी किसी भी राष्ट्रवाद के मुद्दे को या जात पात के मुद्दे को कभी या माइनॉरिटीज़ को, चाहे ST SC OBC, इन मुद्दे को कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोच को बताता है कि आप किस मेंटालिटी के लोग हो। क्योंकि आज की डेट में अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं कभी नहीं देखूँगा कि वो मुस्लिम बंदा है या ST SC है या OBC है। मैं ये देखूँगा कि हाँ वो एक इंसान है जो आज मेरी हेल्प कर रहा है। तो कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ये बोल के रोक देना चाहिए कि नहीं वो तो ST SC या माइनॉरिटीज़ इस टाइप की कोई चीज़ है। तो अपनी सोच को थोड़ा खोलो, जिससे कि इस देश को हम आगे बढ़ा सकें। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एक और आर्टिकल है, दैट इज़ फास्ट फॉरवर्ड। आप जानते हैं अभी गति शक्ति को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 13 अक्टूबर। दोस्तों ये आपके करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा गति शक्ति प्लान ये कब लॉन्च किया था, 13 अक्टूबर 2021 को किया था। ये डेट आपको बिल्कुल याद करनी है, क्योंकि MCQ जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गति शक्ति क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक बार मैं फिर इसको कवर कर देता हूँ। गति शक्ति प्लान के अंदर ये बोला गया है कि जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं हम उनको कलेक्ट करके एक मिनिस्ट्री बनाएंगे, जिससे कि सारे काम
कामकाज को करने के लिए हमारे पास चीज़ें आसान हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप देखते हैं आपकी गलियां जो हैं वो बना दी जाती हैं, बाद में सीवर लाइन वालों को पता चलता है कि भाई यहाँ तो सीवर लाइन डालनी थी, और वो बनी बनाई गली को, अच्छी सी गली को खोद के डाल देते हैं। यानी कि इन दोनों जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके चलते एक बंदा रोड बनाता है, दूसरा उसको तोड़ देता है, फिर तीसरा रोड बनाता है, चौथा तोड़ देता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी होने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार हो जाता है, और सबसे बड़ी बात पैसा हमारा जाता है, जो देश का पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, यानी हम जैसे देशवासियों को जो पैसा है उसकी यहाँ पर वेस्टेज होती है। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए गति शक्ति प्लान चलाई, जिसमें मोदी जी ने ये बोला है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम लैंड एंड बिल्डिंग को सुधारेंगे, हम कम्युनिकेशन को सुधारेंगे, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सुधारेंगे, हम रोड्स को सुधारेंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे। और अब तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, 5 साल के बाद हमारे पास बुलेट ट्रेन भी हो जाएगी। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको आपस में ज्वाइंट कर दें तो क्या होगा कि अगर कोई भी काम होने के लिए हो, मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एक हाईवे बनाना है, तो उस टाइम पर जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सीवर मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारी वाटर मिनिस्ट्री हो, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग आपस में बैठेंगे और ये पता लगाएंगे कि उस प्रोजेक्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट बन जाए तो कोई कहे कि हमें तो फाइबर ऑप्टिकल प्लांट यहाँ पर बिछाना था, जो अब बिछाने के लिए अब हमें रोड खोदनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इससे हम सभी मिनिस्ट्रीज़ को जोड़ के कंबाइन कर देंगे, और ये गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक यही चीज़ें काम की जाएंगी, और इसी प्लान को नाम दिया गया गति शक्ति। तो दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डेट याद कर लो, 13 अक्टूबर 2021 को गति शक्ति प्लान को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आज ज़्यादा एडिटोरियल्स नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं सैटरडे, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलता है, एम इज टू मेक इंडिया अ मिलिट्री पावर ऑन इट्स ऑन स्ट्रेंथ, पीएम। अब दोस्तों पहले ना आप अपनी कॉपी पेन निकालो, ठीक है, कॉपी पेन निकाल के मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको लिखो। आप ये लिखो सबसे पहले कि सबसे बड़ी मिलिट्री पावर किसके पास है, यूएस के पास। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, मिलिट्री पावर में यूएस आता है। नंबर 2 आप लोग लिखो रशिया, क्या लिखोगे, रशिया। नंबर 3 में लिखो चाइना, नंबर 3 में लिखो चाइना, एंड नंबर 4 में लिखो प्यारा भारत, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये समझ आएगा कि वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ में जो मिलिट्री पावर्स है उसमें हम कौन सी रैंकिंग पर आते हैं, 4th रैंकिंग पर आता है। अब यहाँ पर जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज है, जिसमें हमने 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस स्कीम में डाले हैं, ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर हम मिलिट्री को इतना ज़्यादा टाइट बनाएंगे कि हम टॉप 4 के अंदर नहीं बल्कि टॉप 1 के अंदर पहुँच जाए। बेसिकली हमारा मतलब ये नहीं कि टॉप 1-2 में पहुँच जाए, मतलब ये है कि कल को अगर भारत की सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी पर कोई उंगली उठाएगा तो हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए हमारे डिफेंस के पास कि उसका जवाबी हमला वो कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, ये किस तरह से यहाँ पर इनैगुरेशन कर रहे हैं, जो ये हमारे AK-47 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो गन्स हैं इनकी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये पूजा क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले समय के अंदर हम अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत कर सके। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या चीज़ें याद करनी है, आपको पहले ही याद करनी है USA फर्स्ट पर आती है, दूसरे नंबर पर रशिया आती है, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर हमारा भारत आती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, DPSU जिसको बोलते हैं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट, इन्होंने क्या किया है कि अपने पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर बेस्ड होकर ये काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर क्या करेगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह बनाएंगी, ताकि हम अपनी आर्मी को, चाहे वो जल सेना, थल सेना या वायु सेना, तीनों के तीनों लोगों को हम अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स यहाँ पर दे पाएं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन के बारे में पता है। क्वेश्चन मुझे ये याद आ रहा है कि आपको ये बताना है कि अभी हमने रशिया से एक कोई डील की है, आपको याद होगा, हमने एक वेपन तो हाँ वेपन बोल सकते हो आप उसे, वो हमने मंगाया जिसको लेकर उन्होंने, अमेरिका वालों ने चिंता व्यक्त की और कहा है कि हम इंडिया पे सैंक्शन लगा दें। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा वेपन है जो रशिया से हमने अभी डील किया और मंगवाना बाकी है। ठीक है, आप मुझे बताना। जो लोग हमारे डेली न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं उनको ये बात बिल्कुल पता होगी क्योंकि हम बहुत बार ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आता है फॉर्मर CEC फ्लैग सिक्योरिटी कंसर्न ओवर ई-वोटिंग। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बात चल रही है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं जिनका नाम है OP रावत, इन्होंने एक बात बोली है। जैसे अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो ये बोल रही हैं कि हम आने वाले समय के अंदर जो वोटिंग है ना वो ई-वोटिंग के थ्रू करवाएंगे। जैसे तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश का एक पार्ट था हमारा पहले कभी, तो अब उसको तेलंगाना एक अलग ही स्टेट बना दिया गया। तो तेलंगाना ये बोल रहा है कि अब जो वोटिंग होगी ना वो होगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ई-वोटिंग होगी। मतलब अब मोबाइल में एक एप्लीकेशन आएगी, उसको आप डाउनलोड करिए और अपना वोट जो है जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं वो उस पार्टी को आप अपना दे सकते हो। घर बैठे बैठे वोटिंग आप कर सकते हो, आपको जाने की पूल बहुत जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्शन
कमीशन ऑफिसर है, इन्होंने क्या बोला, ओपी रावत जी ने बोला कि देखो जब हमारे यहाँ पर 2000 बहुत पुरानी जो मशीन्स है ईवीएम मशीन, जब उनसे हम काम करते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तब तक तो उसमें झोल पाए जाते हैं, तब तक तो लोग पार्टी काउंटर पार्टी बोलते हैं कि नहीं ईवीएम मशीन ख़राब है, ये है वो है। और जब आप ऐप के थ्रू करवाओगे या मोबाइल बैंकिंग के मोबाइल के थ्रू करवाओगे तो ये तो और भी ज़्यादा मतलब ख़राब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कोई पार्टी ये कहेगी कि लोगों ने क्या किया, दूसरों के ऐप को जो है अपने यहाँ पर क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, और फेक जो है वोटिंग यहाँ पर की गई है, या उनके ऐप को या उनके मोबाइल को क्या कर लिया, हैक कर लिया गया जिससे वोटिंग की गई है। तो इस टाइप की सिचुएशन तो ई वोटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने खास तौर पे बोला है कि इस टाइप की वोटिंग ना ही की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ तेलंगाना का कहना है कि नहीं, अगर हम ई वोटिंग करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई डोंट नो सही क्या है गलत क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ई वोटिंग कर दी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, बिकॉज आजकल मोबाइल हैक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और आपके मोबाइल को हैक करके आपका वोट किसको दे दिया जाएगा ये आपको भी नहीं पता चले, और नाम आप ही का हो कि वोट आपने दिया। तो इस टाइप की चीज़ें तब तक ना की जाए जब तक हमारे पास सिक्योरिटी फीचर बहुत टाइट ना हो, तब तक ई वोटिंग के कॉन्सेप्ट को हमें अभी डिले करना ही चाहिए, और अभी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, और यही बात हमारे फॉर्मर जो अपने ऑफिसर हैं उन्होंने भी यही बात बोली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुझे बताते हुए थोड़ी सी शर्म सी भी आ रही है कि मतलब मैं कैसे इस आर्टिकल को कवर करूँ, बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। क्यों शर्म क्यों आ रही है? बिकॉज इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, किसमें, पुअर इंडेक्स के अंदर, हंगर पुअर इंडेक्स। मतलब अभी आप हंगर पुअर इंडेक्स को छोड़ो, पहले आप ये समझो कि ये होता क्या है। हमारे यहाँ पर ना क्या था कि कुछ गोल्स वगैरह चलाए गए थे। पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखो क्या था, जो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस हैं, तो इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। तो एक डिपार्टमेंट जिसका ये कहना है कि हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई भी बंदा जो है वो भूखा वूखा ना रहे, मतलब उसके लिए हमने गोल बनाया, उसका नाम होता है MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और ये कितने गोल थे? 18 गोल थे, और 169 इसके टारगेट थे। मैं रिपीट कर दूं, आप कॉपी पे लिख लो। 18 टारगेट थे, सॉरी 8 टारगेट थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, 8 गोल थे, और 169 टारगेट थे। मैं रिपीट करूँ, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 क्या थे? गोल थे, और 169 क्या थे? टारगेट थे। वो 8 गोल क्या थे? वो चाहते थे कि हम अपनी मेंबर स्टेट के अंदर सबसे पहले पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे और सोशलिज्म को बढ़ाएंगे, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तीसरा गोल था उनका जेंडर इक्वलिटी, मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, और हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी वो बच्चे जिनकी डेथ 1 साल से पहले आती है, हम इस संख्या को कम करना चाहते हैं। इम्प्रूव मैटरनिटी हेल्थ, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। छठा गोल था कि हम अपने पास कॉम्बैट करना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास जो जैसे एड्स हो गया, या जो बीमारियां होती हैं, जो सीवियर बीमारी जिनकी रोकथाम अभी हमारे पास नहीं है प्रॉपर, उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स नहीं है, उनको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। सातवां था हमारे पास कि एनवायरनमेंट को लेकर कि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट करेंगे। और आठवां था ग्लोबल पार्टनरशिप, कि हम अपने पास दूसरी कंट्री के साथ मिलकर व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, जिनका एजेंडा था, ये सन 2000 के अंदर लॉन्च किए गए थे, और इनका मेन फोकस ये था कि 2015 तक हम इन 8 गोल्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब 2015 आया और जब हमने सभी कंट्रीज़ का रिपोर्ट कार्ड देखा, तो पता चला बहुत सी ऐसी कंट्री है, मोर देन 80% कंट्री, जिन्होंने 8 गोल्स पूरे नहीं कर पाए। भारत ने सिर्फ 4 ही गोल पूरे कर पाए थे, 4 नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन है, इन्होंने कहा कि अब इन 8 गोल्स को हम और बढ़ा देते हैं और डेट को भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो इन 8 गोल को हमने कन्वर्ट करके 18 कर दिए। क्या कर दिए? 18 गोल्स कर दिए। और अब कहा गया कि 2015 से लेकर 2030 तक हमें इन 18 गोल्स को क्या करना है? अचीव करना है। और हमने MDG में जो 8 गोल है, इन्हीं को चेंज करके 18 बना दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या रख दिया? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको पता है क्या याद करना? सबसे पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया था? सन 2000 के अंदर। कब तक के लिए था? 2015 तक के लिए था। लेकिन क्योंकि सारे टारगेट पूरे नहीं हो पाए, तो हमने इस चीज को चेंज करके क्या बना दिया? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कितने गोल कर दिया? 18। पहले कितने थे? 8 थे, ठीक है। अब क्या थे इसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट ये था कि 2015 से लेकर 2030 तक हम इन सारे टारगेट को क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। जिसमें सबसे पहला था नो पॉवर्टी, यानी इन गोल का पहला मोटिव ये था कि हमारे जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोई गरीबी ना पाई जाए। नंबर 2, जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब कोई भी इंसान भूखमरी से या भूखा ना रहे। नंबर 3, उन हर व्यक्ति की क्या रहे? हेल्थ अच्छी रहे।
चौथा, हर बच्चे को या हर इंसान को पढ़ने का अपना अधिकार मिले और उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, नॉट फॉर एजुकेशन बल्कि क्या मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल दोनों क्या है, बराबर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिले। दोस्तों आपको लग रहा होगा क्लीन वाटर को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों, आपको याद होगा कि अभी 25 सितंबर 2021 को अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी थी तो उसमें ये भी बोला था कि लगभग हमने इंडिया में जिन घरों में पानी नहीं आता वहाँ पर 17 करोड़ लोगों के घरों में हमने पाइपलाइन के थ्रू फ्रेश वाटर दिया। क्योंकि आज के डेट में जितने भी लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं या जो हमारी डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पानी प्रॉपर नहीं है, बट यहाँ पर इंडिया ने साफ साफ बोला कि पिछले 7 सालों के अंदर फ्रेश वाटर में हमने 17 करोड़ लोगों को क्या दिया, पानी पहुँचाया। और सैनिटेशन को लेकर आपको पता होगा शौचालय बनवाए गए, तो ये किसके थ्रू बनवाए थे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा क्या बनाए गए थे, शौचालय बनाए गए थे। तो अब आप चीज़ों को क्लिक करना शुरू करो कि जितने भी शौचालय वगैरह बनाए गए थे क्यों बनाए गए थे, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का छठा गोल पूरा पूरा करना चाहते थे। ठीक है, सातवां गोल क्या था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हम हर इंसान को एक क्लीन एनर्जी देना चाहते थे जिसको वो अफोर्ड भी कर सके, महंगी ना हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, काम को इस तरीके से किया जाए ताकि इकोनॉमी के अंदर क्या हो सके, एक ग्रोथ हो सके। नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वालिटी। हम जो इनइक्वालिटीज़ पाई जा रही हैं, जैसे आज की डेट में ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो अब हम धीरे धीरे उनको भी सेम लेवल पर लेकर आ रहे हैं और उनके लिए भी जॉब वैकेंसीज यहाँ पर ओपन की जा रही है। 11, सस्टेनेबल अदर एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़, कि हम जो सिटीज़ हैं उसको इस तरीके से बनाएंगे कि वो क्या हो, इको फ्रेंडली हो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10 एनवायरमेंट में बहुत छा जाते हैं, तो काम को इस तरीके से करो। आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पर एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसके अंदर क्या है, जो हमारा विस्टा प्लान है उसी के तहत एक बिल्डिंग बनाई गई जिसको हमने पूरी तरीके से इस तरीके से बनाया है कि वहाँ पर आयरन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है जिसके थ्रू सीमेंट वगैरह का यूज़ कम किया है, तो पर्टिकुलर मैटर जो उड़ते थे वो उड़ने कम हो गए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, की काम को इस तरीके से करो कि उससे आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसका क्या मिल सके, फायदा मिल सके। क्लाइमेट एक्शन, 13 क्या था, क्लाइमेट एक्शन, काम को इस तरीके से करो कि ग्रीनरी हमारी बनी रहे और क्लाइमेट को नेगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे। 14, लाइफ बिलो पॉवर्टी, काम को इस तरीके से करो कि ऐसा ना हो कि आप अपने फायदे के लिए जो जल जीवन है उसको ही समाप्त कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 15, लाइफ ऑन लैंड, कि जैसे पानी में रहने वाले जीव जंतु की हमें रक्षा करनी है, वैसी जो लोग जो जानवर लैंड पे रह रहे हैं उनकी भी हमें उतनी प्रॉपर रक्षा करनी है। 16, पीस जस्टिस हमेशा बनाए रखना है ताकि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का संपूर्ण फायदा मिल सके। और 17, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप गोल, कि हम अपने आप को वर्ल्ड लोगों से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये हमारे टोटल 17 गोल थे यहाँ पर, सॉरी मैंने आपको 18 बोला था, 17 गोल हैं टोटल। ठीक है, 17 गोल्स थे जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि पहले हमने मिलियन डेवलपमेंट गोल बनाए थे जिसमें 8 गोल्स थे, लेकिन हम उसको 2015 तक अचीव नहीं कर पाए, जिसके से हमने एमडीजी को खत्म करके क्या बनाया, एसडीजी, जिसमें 17 गोल रखे और 2030 एजेंडा रखा कि 2030 तक हम इन सारे गोल्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। अब मुझे आपको ये बताना है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं सेकंड नंबर वाला जीरो हंगर, समझ लो, और थर्ड नंबर वाला क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसी को लेकर ये आर्टिकल है। अब देखो, अब आपको आर्टिकल पूरा समझ आया क्योंकि मैंने आपको ना बेस बता दिया। अब सुनो क्या है, हंगर इंडेक्स पुअर रैंकिंग डिवॉइड ऑफ ग्राउंड रियलिटी एंड फैक्ट सेज गवर्नमेंट। क्या बोल रही है कि अभी हमारे यहाँ पर एक रैंकिंग हुई है, वो रैंकिंग किसकी हुई है, हंगर की हुई है, भूखमरी की हुई है। और भूखमरी की रैंकिंग में हमारी भारत जो है वो पीछे से 11वें नंबर पर आया है, पीछे से, यानी कि इतनी बुरी हालत चल रही है। दोस्तों यहाँ पर रैंकिंग देखो, कहा जाता है जिसकी रैंकिंग इसमें 0 आती है ना, मतलब 0 से 100 के बीच में होती है, अगर आप 100 से नीचे हो तो ठीक है, और जितना आप 0 के करीब हो गए, 1 2 3 4 हो गए, उतनी ही आप अच्छे माने जाओगे। जब हमने देखा अपने पास इंडिया की रैंकिंग, तो इंडिया की रैंकिंग है 101, कितनी आई है, 101 रैंकिंग आई है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट रैंकिंग है हमारी। जब पहले कभी हमारी रैंकिंग 97 थी और अब कितनी होगी, 101, यानी हम और पीछे चले। जबकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल है, नेपाल की 76 है, बांग्लादेश की भी 76 है, अरे पाकिस्तान तक की 92 है। यानी ये जो हमारी नेबरिंग कंट्री है ये हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये कौन करता है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स करती है। ये जो रैंकिंग निकाली जाती है वो जीएचआई के द्वारा निकाली जाती है, इसको बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या करती है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करती है कि वहाँ के लोगों को माल न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पा रही है, न्यूट्रिशन डाइट मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, कितने लोग वहाँ पर जो खाने की है वो वेस्टेज वगैरह करते हैं। तो जब इस डेटा को निकाला गया तो हमारे भारत की रैंकिंग 101 आई, जबकि जो हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका है, उनकी रैंकिंग हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आई है 2021 के डेटा के हिसाब से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 116 कंट्रीज़ में ये रैंकिंग की गई थी और हमारा भारत 101 रैंक पर आता है, यानी पीछे से 15वें नंबर पर आता है। तो आप
अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितना ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। बट यहाँ पर जब ये रैंकिंग की गई तो भारत सरकार द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया कि ये रैंकिंग बिल्कुल गलत तरीके से निकाली है। बिकॉज यहाँ पर जो आपने पैरामीटर्स लिए वो पुराने पैरामीटर्स लिए हैं जिनके हिसाब से आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला है। आपको लेटेस्ट डेटा और लेटेस्ट तरीके से लेना चाहिए। आपने यहाँ पर डेटा कैसे लिया है? आपने मोबाइल के जरिए लिया है, इंटरनेट के जरिए लिया है। आप स्टैटिकल डेटा गवर्नमेंट से मांगो, गवर्नमेंट आपको स्टैटिकल और ट्रू डेटा देगी, तब आप इसके हिसाब से इंडेक्स निकालोगे तो एक सही पिक्चर रिफ्लेक्ट होगी। मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं सही बोल रही है कि देखो देखो हम भी देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। अभी चलो कोविड-19 पेंडेमिक को अभी हम छोड़ देते हैं, नो डाउट इसके चलते हमारे यहाँ पर हंगर की सिचुएशन हो सकता है ख़राब हो गई हो। बट अगर उससे पहले भी या आज की डेट में देखें तो हंगर इतनी बड़ी सिचुएशन भारत में नहीं है। देखा जाए तो इतनी बड़ी नहीं जितना ये रिपोर्ट दिखा रही है। इतना तो मुझे भी पता है, इतने सालों से मुझे ऑब्जर्व करते हुए स्टैटिकल डेटास भी हमने कई टाइम एनालिसिस किया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल सही बोल रही है कि ये जो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई ये बहुत मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है। उसमें भारत की जो जो डेटा लिया गया है वो बहुत पुराना डेटा लिया गया है और वो ये चीज़ को डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है कि डेटा किसके हिसाब से निकाला गया है। खैर इन रैंकिंग का कोई मतलब नहीं रहता। अगर हमारे देश का इंसान भूखा सो रहा है, मेन चीज़ ये है हमें उसे खाना देना चाहिए। रैंकिंग चाहे कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो भूटान और चाइना ने एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, अब ये मेमोरेंडम जो साइन किया गया है बेसिकली ये क्यों किया गया है अभी तक इसके बारे में ना तो भूटान ने डिस्क्लोज किया ना ही चाइना ने डिस्क्लोज किया। जहाँ तक लग रहा है अभी सूत्रों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना जैसे श्रीलंका में भी कर रहा है, बाकी कंट्रीज में भी कर रहा है, हो सकता है कि जो भूटान है उसमें भी कहीं ना कहीं जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं भूटान के साथ उनको रिजॉल्व करने के लिए मेमोरेंडम बनाएगा और इसके बाद वहाँ पर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा चाइना के द्वारा। मे भी ऐसा हो सकता है लेकिन अभी किसी ने भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद ये हो रहा है फॉल इन स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन पंजाब एंड हरियाणा सेज पैनल। देखो अब ये स्टबल बर्निंग क्या होती है आपको बता दूं। जैसे हमारे यहाँ पर जो खरीफ की फसल होती है, जब ये फसल उगाई जाती है, जैसे धान की खेती, धान मतलब होता है चावल, चावल के जब पार्टिकल्स निकाल लिए जाते हैं तो उसके बाद जो उसकी जो स्टेम वगैरह होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसको हमें फेंकना होता है और वो फेंक नहीं सकते बिकॉज वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है। तो किसान भाइयों के पास इतनी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं होती, वो क्या करते हैं सीधे इसमें आग लगा देते हैं और जब वो आग लगाते हैं वो पराली जो होती है वो पूरी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और सही हो जाता है। फिर उनका खेत खाली होता है, वो नई फसल जो रबी की फसल होती है उसके बोने पर वो काम करते हैं। अब जब ये फसल जलाई जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स है जैसे मान लो दिल्ली ही हो गया तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल यहाँ पर राइज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने खास तौर पे यहाँ पर बोला था, जैसे सितंबर से 15 तारीख से लेकर अक्टूबर की 14 तारीख का हमने डेटा लिया है तो हमने ऐसा पता लगा कि पिछले साल जो स्टबल बर्निंग से हमारा पॉल्यूशन बढ़ता था वो लगभग 70% कम हुआ है। कितना परसेंट? 70। वैसे इसमें डेटा में 69.49 लिखा है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके कितना बोल दिया, 70% जो है हमने पिछले साल के मुकाबले इस साल ड्रॉप देखा है। ड्रॉप मतलब कमी देखी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और एनसीआर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, इन जगहों पर जो पॉल्यूशन लेवल है वो यहाँ पर कम देखा गया। अब क्यों कम देखा गया बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। पूसा जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कैप्सूल निकाला है जिस कैप्सूल से क्या होगा ना कि आप उसे पानी में डालोगे वो एक फर्टिलाइजर की तरह बन जाएगी, जिसको खेतों में जब आप छिड़काव करोगे तो 8 से 10 दिन के अंदर जो भी आपकी फसल है, मतलब जो पराली है, वो अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाएगी, आपको उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि हमारे यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आया। क्योंकि इन दोनों, मुझे पता है मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन दोनों तक इतनी ज़्यादा मतलब फॉग हो जाता था कि जिसके लिए ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती थी, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता था बिकॉज हर जगह धुआं ही धुआं होता था। आप कितनी देर तक धुएं में सांस लेते रहोगे। एक दिन के अंदर अराउंड दिल्ली वासी के लोग 20 सिगरेट पीने के बराबर धुआं इनहेल कर लेते थे बिना सिगरेट पिए हुए। ठीक है, ये चलता था जिसकी वजह से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी ख़राब हो जाता था। लेकिन अब ये 70% से कम देखा गया और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार हमने 70% की कमी देखी है। दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनाए हुए हैं, आप एक बार नोट्स पर भी नज़र डाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पर स्टबल बर्निंग को लेकर है, ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 एनवायरनमेंट से लेकर रिलेटेड है। अब स्टबल बर्निंग क्या होती है, जो परालीज होती है ताकि नेक्स्ट क्रॉप को उगाई जा सके, तो उसके लिए पुरानी जो क्रॉप होती है उसको यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। ठीक है, इसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं। अब क्या हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप उसको पूरी तरह से बायो डिकम्पोज कर सकते हो ताकि स्टबल बर्निंग ना की जाए। अब स्टबल बर्निंग के क्या इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, इसमें कई टाइप के टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मीथेन होगी, मीथेन गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है,
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली गैसेस इसमें से निकलती है, जिससे एनवायरमेंट हमारा क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। इसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो जब हम बर्निंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्राउंड की जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो भी रिड्यूस होती है। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हीट पेनिट्रेशन, तो मतलब जो गर्मी है वो लेवल बढ़ जाता था, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेज का कंपोजिशन बिगड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जब सनलाइट धरती पर आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस आएगी तो वापस नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो उसको अंदर ही चैम्बर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, जिससे अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू होगा। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा कि हमारे पर बाढ़ जैसी सिचुएशन जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। चलिए, तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या चलिए, इंडिया ने फॉरेन टूरिस्टर के लिए जो ग्रीन चिट यहाँ पर दे दी। अभी कोविड के चलते फॉरेन टूरिस्टर को जो घूमने घामने वाली जगह उन पर रोक लगा दी थी, बट यहाँ पर अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब जो फॉरेन लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाकी कंट्रीज़ ने ये काम बहुत पहले ही कर दिया था, इंडिया को भी बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इससे ना कहीं टूरिज्म सेक्टर हमारा जो है वो ख़राब हो गया। बट कहा ये जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, दे रहा है पर दुरुस्त है, बट एटलीस्ट इंडिया ने ये स्टेप तो उठाया, लेट उठाया बट कोई बात नहीं। अब यानी हमारे यहाँ पर फिरंगी लोग आके, मतलब जो हमारे एनआरआई लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो इंडिया में आके घूम फिर सकते हैं, उनको खुली छूट मिल गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कोई खास नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद ये अफ़गान के अंदर तो आप जानते हो आए दिन कहीं ना कहीं बम धमाके होते ही रहते हैं। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे मॉस्को के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 41 लोगों की डेथ हो गई। अब अफगानिस्तान का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर हम ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस पर अभी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा। और चलो, ये थोड़े हमारे डिप्लोमेटिक है। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से आजकल हम अपने डेटास को देख रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी हमारी इकॉनमी जो है वो रिवाइवल मोड पर आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो, यूएस इंडिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की, जिसमें इंडिया और यूएस वाले जो आपस में एक दूसरे से बात करें कि किस तरह से अभी हमारे थर्सडे के अंदर जो यूएस ट्रेजरी है और जो इंडिया की सेक्रेटरी है, इन दोनों की मीटिंग होती है और ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर फोकस कर रहा है। दोस्तों, मैं हर न्यूज़पेपर में रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। हर जगह क्लाइमेट एक्शन को लेकर बात की जा रही है कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट, हमने ना खूब गलतियां की है, अब उसका हर्जाना देखो हर दिन हमें भुगतना पड़ रहा है। अब कंट्री वालों को लग रहा है कि भैया डेवलपमेंट तो तभी हो पाएगी जब हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, और हमने एनवायरनमेंट की कर दी है लेनी देनी, क्योंकि हमने खूब दबा के प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से कई सारी गैसेज एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं। अब वो हमारे इफेक्ट दिखा रहे हैं। इसको लेकर अभी मैं आपको बता दूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है, कॉपी में लिख लो, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, इसको COP बोलते हैं। और ये 26वें नंबर की मीटिंग होने वाली है, COP26, जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक चलेगी। दोस्तों, 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मैं हर दिन एक नई वीडियो बनाऊंगा और आपको हर दिन की लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि COP26 यानी क्लाइमेट एक्शन में क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं और किन किन चीज़ों पर भारत और बाकी कंट्रीज यहाँ पर काम करेगा। यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर कंट्रीज हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठाल के ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट एक्शन को हम यहाँ पर टैकल कर सके। अभी हमारी यूएस के साथ मीटिंग हुई, जिसमें हमने कई सारे जो फंड है, लगभग 100 बिलियन जो डॉलर्स हैं, वो यहाँ पर ईयर जो हमने कहा था क्लाइमेट पर खर्च करनी चाहिए, उस पर यहाँ पर फोकस कराया गया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये तो सारे स्पोर्ट्स न्यूज़ है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।